नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 8 जनवरी को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सेकंड शिफ्ट में, जो आपके 3 से लेकर 4:30 बजे वाली शिफ्ट थी। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 जीके के सवाल एग्जैक्ट हूबहू सवाल मिल चुके। तो इस वीडियो में ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है तो ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर 8 जनवरी की प्रथम शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने वीडियो डाल दिया। यदि आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लेना। और इन दोनों ही शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जो भी भाई टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम होना बाकी है तो उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और एग्जाम में आपके सवाल मिस न हो। इसलिए 9 वर्ष पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है मात्र 299 रुपये में। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 टेस्ट सीरीज। ये 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप कितने भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। रेलवे और एसएससी के अलावा बहुत से एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर एनटीपीसी के 162 प्लस टेस्ट हैं, आरआरबी के भी 170 टेस्ट, और जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसके स्मृति आधारित टेस्ट भी अवेलेबल हो चुके हैं टेक्स्ट बुक पर। और अभी एक क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है स्पेशल एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 349 में। इसमें भी आप टीटीजीके से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कर लेना। देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल है, हमेशा की तरह कंप्यूटर में आज भी 3 सवाल है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। और अन्य जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ आने वाले शिफ्ट के लिए। बेसिक की फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम आता है ये, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। फॉर्ट्रेन जो आज प्रथम पारी में पूछा गया है, तो प्रथम पारी का वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखा तो अब जरूर देख लेना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। एल्गो की फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो जाएगा एल्गो की। HTML बहुत बार पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। XML तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। CSS है तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है। PHP की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो जाएगा। ASP की एक्टिव सर्वर पेजेज हैं। तो इस प्रकार ये सभी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको PDF फाइल में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? दिल्ली पुलिस में भी ये सवाल आया था। तो F2 हो जाएगा। जो फंक्शन की है MS एक्सेल में जो भी स्प्रेडशीट रहती है उस पर आप यदि एक्टिव करना चाहते हो, कोई भी सेल के अंदर वैल्यू एंटर करना है आपको, इसके लिए पहले सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए, एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो माउस का, वहां से भी एक्टिव हो जाएगी। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में और आंदोलन था, एक खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन वैसे शुरुआत तो मार्च 1919 में हो गई थी। अली बंधु, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने इसके नेतृत्व में ये हुआ था, लेकिन ये 1920 तक भी चला था, क्योंकि जनवरी 1921 तक ये खत्म हुआ था। तो 1920 में कौन सा आंदोलन था? खिलाफत हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया था। बाकी असहयोग आंदोलन है, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव इसका पारित हुआ था। और उस दरमियान ये खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो कह सकते हो उसके दौरान कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन था। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस हेतु 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है? तो वो आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। सवाल नंबर 6 है कि 17वां रेलवे जोन कौन सा है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता 17वां है। अभी 18वां भी बन चुका है, जो है ये आपकी कोस्ट रेलवे, साउथर्न कोस्ट रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो दक्षिण तटीय रेलवे है 18वां जोन। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड आपको पूछा है, तो प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण है, रिपीटेड सवाल हो जाएगा। इसका जो कोड नेम है वो स्माइलिंग बुधा करेक्ट हो जाएगा। और ये पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। 1974 में हुआ था, स्पेशली 18 मई 1974 है, ये आपको याद में रखना है। सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था 11 से 13 मई 1998 को। कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सी मंदिर है? देखिए यहाँ पर सवाल में मंदिर नहीं पूछा गया था, स्टूडेंट बोल रहे हैं, बाद में कंफर्म किया कॉल में कि द्रविड़ शैली में कौन सा स्थल निर्मित है, जहाँ पर हम्पी ऑप्शन था, एलोरा था, ये दो और ऑप्शन थे,
उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मिला है। द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर की वैसे मैं बात करूं तो एक कांची में स्थित मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, जो द्रविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। द्रविड़ शैली है, जो भी दक्षिण भारत के मंदिर रहते हैं ना, जिसमें स्पेशली जो गोपुरम रहता है, तो वो वाले मंदिर, गोपुरम वाले, वो द्रविड़ शैली के मंदिर हो जाएंगे। इसमें कैलाशनाथ मंदिर भी आ जाता है। और ये पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया था और चोल काल में ये ऊंचाई हासिल की थी, ऊंचाई पर पहुंच गई थी। द्रविड़ शैली है जो नागर और द्रविड़ शैली का बहुत बार पूछा जाता है, इसका मिश्रित रूप क्या कहलाता है? बेसर शैली। ये भी आपको याद में रखना है। रोलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो इसके बारे में एक ऑप्शन ये दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा किए जेल में बंद कर सकते हैं। अदालत में मुकदमा भी नहीं चलेगा और जेल में बंद भी कर देगा। तो ये रोलेट एक्ट का भी एक नियम था, पूछा था, उसमें ऑप्शन में ये दिया गया था। बाकी अन्य नियम है जैसे कि मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, रोलेट एक्ट में था। राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार भी इसमें दिया गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था, वो भी समाप्त कर दिया था। और राजद्रोह के मुकाबले की सुनवाई के लिए अलग अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी नियम बनाया गया था। सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन ले। तो ऐसे नियम बनाए गए थे रोलेट एक्ट में, ये पूछा था एक नियम से आपका। और रोलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। इसे काला कानून भी बोला जाता है। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर बने हैं 2018 में। नाम है उनका मिली बॉबी ब्राउन है। 14 ईयर्स की आयु में सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर। 2019 ISSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? तो अपूर्वी चंदेला ने जीता है। और ये भी अलग अलग जगह पर हुआ है 2019 का ISSF वर्ल्ड कप। इसमें नई दिल्ली और म्यूनिक जर्मनी में जो हुआ था उसमें अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड मेडल जीता था। और पुतिन जो चाइना में हुआ है उसमें 10 मीटर गोल्ड का जीता है एयर राइफल वाला, वो एल्वेनिन वालरावियान, ये भी इंडिया से हैं। फर्स्ट रैंक भारत की रही है, 21 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में ISSF वर्ल्ड कप 2019 में। अगला सवाल देखिए, यूनेस्को के द्वारा एक जो गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है 2020 किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों जो नया एक प्राइज है यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है 2020 जो दिया गया है वो जिनेत बेदोया लीमा को दिया गया है। ये कोलंबिया से है। इससे पहले 2019 में ये अवार्ड दिया गया था क्योशुई-ओ वालोने जो म्यांमार से हैं। प्रथम ये जो यूनेस्को गुलेरेमो कानो अवार्ड है प्रेस फ्रीडम प्राइज वाला है 1997 में दिया गया था गाओ यू को जो चाइना से हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस है ये कौन से पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन करेक्ट हो जाएगा। गति के नियम किसने दिए हैं? गति के नियम दिए दोस्तों न्यूटन ने। किन्होंने? न्यूटन ने दिए हैं गति के नियम। यदि द्रव्यमान 14 किलोग्राम वेग 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसका संवेग क्या होगा? इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेग और द्रव्यमान आपको पता है, इजीली आप उसका संवेग निकाल सकते हो क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसमें आप क्या करेंगे, द्रव्यमान 14 है, वेग 2 है, तो 14 गुणा 2 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रथम सेट में आपके आया था थर्मल ऊर्जा का, उसमें मैंने पवन एनर्जी का बताया था और इस सेकंड सेट में पूछ लिया पवन ऊर्जा का। तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। और प्रथम सेट में जो थर्मल का था उसमें महाराष्ट्र था, पवन का तमिलनाडु है, सोलर का उसमें मैंने गुजरात बताया था। अगला देखिएगा यहाँ पर भेल की फुल फॉर्म क्या है? तो BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अन्य जो भी महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां हैं उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे भेल की आज पूछ लिया तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। NTPC की बात करें तो ये जो कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। NTPC एग्जाम हो रहा वो अलग फुल फॉर्म है, ये अलग है दोस्तों। गैल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शेल की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ONGC की ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। अगला सवाल देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो गवर्निंग स्टेट कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 है, ये अक्टूबर 2020 में जारी किया, मतलब आपके करंट अफेयर्स हैं लास्ट अक्टूबर तक अब पूछे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, 2020 तक है। तो इसमें केरल है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य रहा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में। सेकंड तमिलनाडु रहा है, उसके बाद आंध्रा है।
आंध्र प्रदेश है। और सबसे निचले पायदान पर जो PAI 2020 इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर जो गवर्निंग स्टेट हैं वो आपके यूपी हैं। और स्मॉल कैटेगरी, ये तो आपके बड़े कैटेगरी वाले हो जाएंगे। स्मॉल कैटेगरी में प्रथम जो स्थान पर आ जाता है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य वो गोवा है, और इसमें स्मॉल कैटेगरी में लास्ट मणिपुर है। यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में टॉप है चंडीगढ़। अकुशल श्रमिकों के पलायन का क्या कारण है? जनसंख्या, निर्धनता, पर्यावरण, ये सभी ऑप्शन दिए गए थे, तो जनसंख्या यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। और कौन सा ऑप्शन था पता नहीं। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं वो किस प्रकार की खेती है? तो सब्जी उत्पादन से संबंधित खेती की बात करें तो ये शाक्य विज्ञान हो जाएगी। इंग्लिश में बोले तो ये ओलेरिकल्चर है, जो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, तो नकदी फसल भी हो सकती है। ऑप्शन क्या था आप कमेंट करके बताना। बाकी जो औद्योगिकी है तो ये आपके जो हॉर्टिकल्चर हैं, ये फल है, इसमें सब्जी, पेड़, सुगंधित मसाले वगैरह सारे आ जाते हैं इसके अंतर्गत। CSIR ने हाल ही में आनुवंशिकता का अध्ययन कहाँ किया था? तो जेनेटिक्स का CSIR ने हाल ही में जो टेस्ट किया है उसके बारे में ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका आंसर नहीं मिला है। जिन भी कैंडिडेट को पता है बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये त्रिपिटक में है। इसमें भी स्पेशली विनय पिटक हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? तो 3 बास्केट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत के रैंक है। फिर रिपीट हो रहा सवाल, भारत की 2019 में 129वीं है, 2020 में 131वीं रैंक है। दोनों ही केस में प्रथम नॉर्वे की हो जाएगी। सबसे निचले पायदान पर नाइजर है 189 देशों की लिस्ट में 2019 में। और ये जो इंडेक्स जारी करता है तो UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। 3 मानक है इसके, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। UNDP का हेडक्वार्टर जो जारी करता है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई थी, उसका क्या नाम है? तो ये महाराष्ट्र में मुंबई में मौत हुई थी, उसका नाम था बाजीराव। और ये मई 2018 में 18 वर्ष की उम्र में संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है वहां पर इसकी डेथ हो गई थी। अंतिम जो व्हाइट टाइगर था बाजीराव नाम था उसका। किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया था, डेट जो मंथ और ईयर दिया गया था। यदि मई 2020 दिया गया है कि मई 2020 में, स्टूडेंट बाद में बताया कि मई 2020 में कौन से साइक्लोन ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी, तो ये हो जाएगा आपके एम्फान। यदि दिया होगा कि अप्रैल 2019 में कौन सा साइक्लोन आया था जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश प्रभावित हुए थे, तो फैनी हो जाएगा। नवंबर 2019 में जो आया है साइक्लोन वो बुलबुल है, जिससे पश्चिम बंगाल है वो प्रभावित हुआ था। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक पंजाब में है। 184 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक ऊर्जा जो उर्वरक हैं उसकी खपत होती है सबसे ज़्यादा पंजाब में। उसके बाद की बात करें तो हरियाणा में यहाँ पर 167 किलोग्राम है। और फिर आप देख सकते हो आंध्रा में 138 है। फिर यहाँ पर उत्तरांचल और यूपी में 127 है, वेस्ट बंगाल में 122 है, तमिलनाडु में ये खपत हो जाती है प्रति हेक्टेयर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, जो रशिया में है, मॉस्को और व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है। ये रशिया में 9289 किलोमीटर है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सेकंड सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो सूरत हो जाएगा, जो गुजरात की सिटी है। प्रथम इंदौर सभी को पता होगा, लेकिन सेकंड भी आपको याद में रखना है। थर्ड नवी मुंबई महाराष्ट्र है। ये तो आपके 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले सिटी में प्रथम इंदौर, सेकंड सूरत। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है आने वाले शिफ्ट के लिए, तो आपको याद रखना कराड़ है सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र का। सेकंड सासवाद है महाराष्ट्र का ये, और थर्ड है लोनावाला, ये भी महाराष्ट्र में है। तो तीनों ही सिटी जो 1 लाख से कम वाले में कराड़ आपको फर्स्ट है। बाकी 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? 100 से अधिक शहरों वालों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 100 से कम शहरों वाले में सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार, गैस नहीं पूछा था, ऑप्शन गैस नहीं था, कृषि, ऊर्जा, कूड़ा, ये दिए गए थे ऑप्शन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन है? कृषि इसमें करेक्ट हो सकता है। विकसित और विकासशील देश जितने भी है उसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का प्रमुख योगदान है। दूसरों के संविधान से जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य ले सकते हैं, उस पर कोई पेटेंट नहीं होता। ये किसने कहा था? इसका आंसर नहीं मिला। जिन भी कैंडिडेट को पता है कमेंट करके बता देना। अगला सवाल देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अकॉर्डिंग विश्व के सभी झंडे हैं वो हमारे झंडे की स्थिति किस जगह होनी चाहिए? तो विश्व के सभी ध्वजों के साथ साथ हमारे झंडे की जो स्थिति रहेगी, ऑप्शन बीच में प्रथम अंतिम, तो प्रथम रहेगी
जो भी जनरल रूल कहता है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अकॉर्डिंग, इंडियन फ्लैग शुड बी इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल फ्लैग के सबसे पहले होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट में। और इसमें यह भी नियम है कि किसी दूसरे झंडा या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाना चाहिए, न ही बराबर रखा जाएगा। अगला सवाल देखिए, झांसी में 70 रिवर के किनारे कौन सा क्रांतिकारी है? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नामक नाम बदलकर झोंपड़ी में रहते थे। तो जो सतार रिवर हैं सतारा झांसी में, वो कौन से क्रांतिकारी अपना नाम चेंज करके पंडित हरिशंकर करके रहते थे वहाँ पर हट में? तो चंद्रशेखर आजाद करेक्ट हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 34 है कि नवंबर 2020 में किस INS पनडुब्बी को शामिल किया गया है? नवंबर तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं दोस्तों। वजीर को शामिल किया गया है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, ये नौसेना में शामिल की गई है। INS का मतलब हो जाता है इंडियन नेवी शिप। अगला सवाल देखिए, 27 अगस्त 1947 को किसने संविधान सभा में कहा था कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन का मतलब है कि फिर से बंटवारा है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगी। ये प्रकाश संश्लेषण है, सूर्य की उपस्थिति में ये होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है क्लोरोफिल से, तो ये हो जाएगा आपके 6CO2 C6H12O6 जो ग्लूकोज है। और प्रकाश ऊर्जा बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो लाइट एनर्जी हो जाती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है? सितंबर 2019 में जो लॉन्च हुआ था उसका नाम पूछा है, तो रमन सेट हो जाएगा। और उस छात्र के नाम की बात करें तो 17 वर्षीय भारतीय छात्र आभास सिक्का के द्वारा ये जो उपग्रह है रमन सेट 2 है वो डिजाइन किया गया है, जो 23 सितंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ है नासा के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डेगबोई सभी को पता होगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन में सेवा सदन था, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अतिरिक्त रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। अंतिम सवाल देखिएगा, नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? इसका आंसर भी नहीं मिला। तो 3 से 4 सवाल ऐसे जिसका आंसर नहीं मिला है। जिन भी कैंडिडेट को पता है कमेंट करके बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF फाइल फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आ चुका, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी दोनों ही शिफ्टों की PDF फाइल जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।